हेलो स्टूडेंट, दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून की तरफ से चल रही अभ्यास सीरीज में आज का टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड। आज हम देखने वाले हैं कि इस टॉपिक से कौन कौन से एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं फ्यू क्वेश्चंस इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन इज बिल्ट इन ग्लोमेरुलस। तो बच्चों, जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, वो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत ही स्मॉल यूनिट्स होती हैं किडनी के अंदर। इन यूनिट्स को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ये कि पूरा एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको, ये नेफ्रॉन्स हैं। इन नेफ्रॉन में अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन है, ये फिल्टरिंग यूनिट होती हैं पूरी किडनी के अंदर। इन्हें हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं, और ये ट्यूब्यूल ही एक्चुअली यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं। ये जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला जो स्टेप होता है वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है रीएब्जॉर्प्शन, और जो थर्ड प्रोसेस होता है उसको हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। यानी कि जो किडनी नेफ्रॉन है वहाँ से जो सब्सटेंसेस हैं वो जो किडनी नेफ्रॉन के अंदर डाले जाते हैं। तो ये 3 वे में यहाँ पर जो है किडनी से यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है बोमेंस कैप्सूल में, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? ये वोमन कैप्सूल में होता है। वोमन कैप्सूल में एक ट्रफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है। ये ट्रफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा एक बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। ये जो बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो किडनी के हर नेफ्रॉन में एक ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है ग्लोमेरुलस में, जिससे कि ये जो ग्लोमेरुलस में ब्लड के कंपोनेंट हैं वो सारे के सारे नेफ्रॉन के इस वुमन कैप्सूल में आ जाते हैं, तो वो क्यों आ जाते हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बना करके दिया हुआ है, द साइज ऑफ वुमन कैप्सूल इज सिग्निफिकेंटली लार्ज, एन एफरेंट आर्ट्रियोल इज नेरो कंपेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल। तो अभी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि ये जो प्रोसेस है ये होती है वुमन कैप्सूल के अंदर, और उसके अंदर एक बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें ब्लड सप्लाई किया जाता है, और वहाँ पर जो रीनल आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी से हर जो ग्लोमेरुलस है, ईच एंड एवरी नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस है उसको ब्लड सप्लाई किया जाता है। और जब ब्लड सप्लाई किया जाता है तो ये जो छोटी सी ब्रांच आर्टरी में से निकल के जाती है इसको हम एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। होता यह है कि ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा फ्लूइड क्या करता है? ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है, एंटर करता है, और कम फ्लूइड क्या होता है? बाहर जाता है। इस वजह से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप करता है। तो याद रखना है कि ग्लोमेरुलस में जो आर्टरी ब्लड लेकर के आती है उसको हम एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, और जो उससे ब्लड लेकर के जाती है उसको हम इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, एन इफरेंट आर्ट्रियोल इज नैरो कंपेयर टू एफरेंट आर्ट्रियोल। इसका मतलब है जो आर्ट्रियोल लेकर के आ रही है ग्लोमेरुलस में ब्लड वो बड़ी होती है, ब्रॉड होती है, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कि जो वहाँ से लेकर के जा रही होती है, ठीक है। तो ब्लड ऐसे आ रहा है, ग्लोमेरुलस में जाएगा और फिर वापस निकल जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और इसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। तो इफरेंट आर्ट्रियोल क्या होती है? नैरो होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस आर्टरी पासेस ब्लड टू द किडनी। तो अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी में ब्लड की सप्लाई कहाँ से होती है? तो किडनी में ब्लड की सप्लाई करती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी किडनी को ब्लड सप्लाई करती है।
तो यहाँ पर भी एक डायग्रामेटिकली आपको बताया हुआ है। देखिए ये एक रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी से एक छोटी सी ब्रांच निकल रही है, इसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्टरियोल। और जो ग्लोमेरुलस में ब्लड सप्लाई कर रही है और ग्लोमेरुलस से जो ब्लड लेकर के जा रही है उसको यहाँ से ब्लड एंटर कर रहा है और यहाँ से ब्लड क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल। और ये दोनों ही किससे निकलती हैं, ये दोनों ही निकलती हैं रीनल आर्टरी से। तो ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करती है, रीनल आर्टरी, और ब्लड कलेक्ट करने का काम कौन करती है, रीनल वेन, रीनल वेन। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि किडनी में कौन सी ऐसी वेसल होती है जिसमें यूरिया बहुत ज़्यादा होगा। तो देखिए यूरिया किस में ज़्यादा होगा, यूरिया ज़्यादा होगा रीनल आर्टरी में, इट इज़ रिच इन यूरिया। रीनल आर्टरी में हमेशा जो ब्लड होगा वो उसमें यूरिया का अमाउंट ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर यूरिन बन गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये पूरा नेफ्रॉन ने क्या कर लिया, यहाँ तक यूरिन बना लिया, और अब जो ब्लड वापस रिटर्न हो रहा है उसमें यूरिया का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। यानी किडनी से जो ब्लड लेकर के जाएगी वो है रीनल वेन, किडनी को जो ब्लड देगी वो है रीनल आर्टरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Describe urine in relationship to glomerular filtrate, tubular reabsorption and tubular secretion। तो मैंने अभी आपको बताया कि यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड स्टेप होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो प्रोसेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो देखिए डायग्रामेटिकली हमें यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज हैं, इन ब्लड कैपिलरीज से ब्लड पहले तो कहाँ आ रहा है, पहले आ रहा है किस तरफ, नेफ्रॉन की तरफ। तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो फ्लूइड आया वो फ्लूइड इस नेफ्रॉन से वापस से कहाँ जा रहा है, ये फ्लूइड नेफ्रॉन से जा रहा है किस तरफ, ये जा रहा है ब्लड, ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। तो अब फ्लूइड कहाँ जा रहा है, नेफ्रॉन से वापस जा रहा है किसकी तरफ, ये वापस जा रहा है कहाँ पर, ब्लड की तरफ। ब्लड से आया और ब्लड से ही क्या हो रहा है, ये वापस जा रहा है। तो देखिए ये जो प्रोसेस होता है ये 3 जो है स्टेप में कंप्लीट होता है। 3 स्टेप्स जो हैं इसकी वो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन और दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ये होता कैसे है, देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है कि ये ग्लोमेरुलस से ब्लड कहाँ आया, नेफ्रॉन के अंदर आया। ठीक है, अभी ब्लड ग्लोमेरुलस से कहाँ आ रहा है, नेफ्रॉन के अंदर आ रहा है। ये जो वुमन कैप्सूल है इसकी ल्यूमन में आ रहा है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में होगा रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन क्या होगा, सारा कंटेंट कहाँ आ गया, इस नेफ्रॉन के अंदर आ गया। अब सेकंड स्टेप में जो रीएब्जॉर्प्शन होगा वो प्रोसेस कहाँ होगी, वो प्रोसेस होगी नेफ्रॉन से ब्लड कैपिलरी की तरफ। ये क्या है, ये ब्लड कैपिलरी है, तो ब्लड कैपिलरी की तरफ ये प्रोसेस आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब ब्लड कैपिलरीज में क्या हो गया, ब्लड कैपिलरीज में बहुत ज़्यादा जो ब्लड है, ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, सारे के सारे ब्लड के कंपोनेंट्स, ब्लड एक्स्ट्रा जो वाटर है, मिनरल है, वो सब कहाँ गया, वापस से ब्लड में आ गया। अब ब्लड को तो हमें प्यूरिफाई करना था, तो जो भी एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन हुआ था वो वापस से क्या किया जाएगा, वो वापस से इस ट्यूब में सिक्रीट किया जाएगा। वापस से इसको हम किस पे कहाँ जा डालेंगे, वापस से इसको हम नेफ्रॉन में डालेंगे। तो पहले तो नेफ्रॉन के अंदर आया फर्स्ट स्टेप में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूबुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड प्रोसेस में क्या हुआ, सेकेंड प्रोसेस में नेफ्रॉन से ब्लड कैपिलरीज की तरफ गया। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इसको हमने कहा रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, नेफ्रॉन से ब्लड कैपिलरीज में। और थर्ड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप में हुआ ट्यूबुलर सिक्रीशन, जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज से वापस से नेफ्रॉन में सब्सटेंसेस क्या किए जा रहे हैं, एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। तो इसको हम बेस्ट जो इलुस्ट्रेट करेंगे वो ऐसे इलुस्ट्रेट करेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ प्लस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन माइनस ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन
प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। पहले स्टेप में होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आया, उसमें से माइनस क्या होगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो रीअब्जॉर्प्शन किस में हो रहा है, ब्लड कैपिलरीज में, और फिर वापस से ब्लड कैपिलरीज से कहाँ आ गया, नेफ्रॉन में आ गया। तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन यदि आपको प्रोसेस अच्छे से पता है तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी ऑप्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम आपको दिया हुआ है, कॉलम 1 में एनिमल्स हैं और कॉलम 2 में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दिए हुए हैं, हमें मैचिंग करना है। ऑप्शन क्या है, एक्वेटिक टर्टल, क्रोकोडाइल और ह्यूमंस, उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमें मैच करने हैं। तो बच्चों जो एक्वेटिक टर्टल्स होते हैं या जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जनरली वो क्या निकालते हैं, अमोनिया निकालते हैं। यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एक्वेटिक एनिमल जनरली कौन से केमिकल को, कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालते हैं, वो निकालते हैं अमोनिया को। क्योंकि अमोनिया क्या है, क्योंकि वो पानी में रहते हैं और अमोनिया को निकालने के लिए हमें लॉट्स ऑफ वाटर चाहिए और उनको वाटर कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वो डायरेक्टली अमोनिया जो बनता है, और ये अमोनिया कहाँ से बनता है, जो प्रोटीन होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म से एमिनो एसिड बनते हैं और एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन से अमोनिया बनती है। तो इस अमोनिया को डायरेक्टली ही वो, क्योंकि वो पानी में रहते हैं इसलिए वो डायरेक्टली ही क्या कर सकते हैं, वो एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो एक्वेटिक टर्टल के लिए बनेगा अमोनिया, और कभी कभी वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, यूरिया में। ठीक है, अच्छा सेकंड ऑप्शन है क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल बच्चों रेप्टाइल्स हैं और ये क्या होता है, ये टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स है। ठीक है, एक्वेटिक क्या करेंगे, अमोनिया और यूरिया करेंगे। टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स क्या करेंगे, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स जो है वो यूरिक एसिड को सिक्रीट करेंगे, तो अमोनिया भी बनाएंगे, यूरिक एसिड सिक्रीट करेंगे। अच्छा, यदि हम बात करें ह्यूमन, जो थर्ड एनिमल दिया हुआ है, तो ह्यूमन में हमेशा यूरिया क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। तो इसीलिए मैमल्स को हम यूरिकोटैलिक कहते हैं, क्योंकि वो यूरिया क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू निकलती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा क्या होता है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। तो जो राइट ऑप्शन हमारा बन रहा है वो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन। तो अभी देखिए एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। नेफ्रॉन में यहाँ पर ये जो गोल वाला ऐसे कप शेप पार्ट है, इस कप शेप पार्ट को हम बोलते हैं वोमन कैप्सूल, वोमन्स कैप्सूल। अच्छा, ये जो वोमन कैप्सूल होता है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है। इस पार्ट को, ये वाला जो पार्ट जो हल्का सा ट्विस्टेड है, इस पार्ट को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये पार्ट सभी किस में है, कॉर्टेक्स में है। ये यहाँ तक का पार्ट कहाँ है, कॉर्टेक्स में है। अच्छा, ये ट्यूब जो थोड़ी सी कॉन्वोलेटेड थी, अब सीधे नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ मूव करती है, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। इसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब। ये एक छोटा सा हेयर पिन लाइक लूप बनाती है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इसको क्या कहा जाता है, लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। फिर ये जो लूप ऑफ हेनले है ये ऊपर की तरफ असेंड होता है, इसको हम असेंडिंग लिम्ब कहते हैं, असेंडिंग लिम्ब। और ये वाला पार्ट फिर से क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसको शॉर्ट फॉर्म में DTC कहते हैं, इसको PCT कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग पार्ट हमने नेफ्रॉन के स्टडी किए हैं। ये वाला जो ट्यूब बनेगा ये कलेक्टिंग डक्ट बन जाएगा। ये कलेक्टिंग डक्ट है जो सारे के सारे यूरिन को क्या करेगी, इकट्ठा करेगी। अब क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि यदि हम ये वाला जो पार्ट है, ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल वाला पार्ट है, इस पार्ट को यदि हम हटा दें तो क्या होगा।
तो देखिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है बच्चों, वहाँ पर मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ये चीज़ आप याद रख लीजिए कि जो पीसीटी होता है वहाँ पर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है। मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपको कि वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस जगह होता है, तो वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। यदि ये पार्ट हम हटा देंगे तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, पूरा की पूरा वाटर किस में रहेगा, नेफ्रॉन में ही रहेगा, और हमें हाईली डाइल्यूट यूरिन मिलेगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है कि क्वेश्चन पूछा गया है आपको रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमलेटेड क्यूमुल, इस पार्ट को हम रिमूव कर दें तो क्या होगा, मोर डाइल्यूट यूरिन हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किडनीज इन ह्यूमन बॉडी एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस लेवल, कौन सा लेवल होता है, तो ये आपको वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो देखिए आप वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है बच्चों, उसमें टोटल वर्टिब्री कितनी होती हैं, टोटल वर्टिब्री होती हैं 33। इसमें से 7 जो होती हैं सर्विकल होती हैं, फिर उसके बाद 12 जो होती हैं वो थोरेसिक होती हैं, फिर उसके बाद 5 जो होती हैं वो लंबर होती हैं, फिर 5 जो होती हैं वो सैक्रल होती हैं, और 4 जो होती हैं वो कॉर्डल होती हैं। इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है 33 वर्टिब्री का। जो किडनी का पोजीशन होता है, वो किडनी का पोजीशन होता है 12 थोरेसिक से लेकर के, देखिए 12 थोरेसिक से लेकर के 3rd लंबर तक का, यहाँ तक किडनी क्या होती हैं, एक्सटेंड होती हैं। ये पोजीशन हमारी होती है किडनी की। यदि हम अपने वर्टिब्रल कॉलम में इन वर्टिब्री की पोजीशन को जानते हैं तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि आगे की तरफ एब्डोमेन में अलग पार्ट होते हैं, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होती है, तो किडनी हमारे पीछे पोर्शन में होती हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ वो लगी हुई रहती हैं। क्या पोजीशन होती है, 12th थोरेसिक वर्टिब्री से लेकर के 3rd लंबर तक ये एक्सटेंडेड होती हैं। ठीक है, तो ये इनकी राइट क्या होती है, पोजीशन होती है। तो ऑप्शन हमारा जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग वो ऑप्शन हमारा बन रहा है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नॉर्मल वैल्यू ऑफ GFR इज अप्रोक्सीमेटली, कितनी होती है, GFR क्या है देखो, इसका फुल फॉर्म देखते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, कि ग्लोमेरुलस कितना जो है फ्लूइड फिल्टर कर सकता है, तो उसका रेट क्या होता है। तो जनरली उसका जो रेट एक्सटेंड होता है वो 90 से लेकर के 180 ml पर मिनट होता है। 1 मिनट में एक ग्लोमेरुलस में 90 से लेकर 180 ml तक फ्लूइड क्या होता है, फिल्टर्ड आउट होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय, यानी ब्लड ग्लोमेरुलस से किसके थ्रू लेकर के जाया जाता है, तो लेकर के कौन आता है, एफरेंट आर्टरियोल, और इसको कैरिड अवे कौन करता है, इफरेंट आर्टरियोल। ये ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आपको बनते हैं कि ग्लोमेरुलस में ब्लड का सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन होती है, तो वो होती है एफरेंट आर्टरियोल, और ग्लोमेरुलस से ब्लड को ले जाने वाली आर्टरी कौन होती है, वो होती है इफरेंट आर्टरियोल, और वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है। अच्छा, वासा रेक्टा इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स arise from different arteriole rather than efferent arteriole, does not get involved in counter current exchange with the loop of Henle, carries deoxygenated blood rich in urea, is absent or highly reduced इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, तो बच्चों नेफ्रॉन को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जो कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, और कुछ ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जो मेड्यूला में भी अंदर धसे हुए रहते हैं, उनको हम मेड्यूलरी नेफ्रॉन कहते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये वासा रेक्टा वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट प्रेजेंट है मेड्यूला में।
तो वासा रेक्टा मेडुला में कॉर्टेक्स वाले पार्ट में वासा रेक्टा प्रेजेंट नहीं होती। तो ये ध्यान रखना है आपको, डायग्राम से ही आप ये बात समझ सकते हैं। यदि आप गौर से डायग्राम देखेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये जो वासा रेक्टा वाला पार्ट है, और वासा रेक्टा क्या होते हैं बच्चों, लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है उसको हम, जो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क होता है उसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। स्पेसिफिकली कहाँ पर, लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरीज होती है उन्हें हम वासा रेक्टा कहते हैं। और वासा रेक्टा या यह लूप ऑफ हेनले कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लूप ऑफ हेनले सिर्फ और सिर्फ मेडुला में प्रेजेंट होता है। तो हम कहेंगे कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये जो वासा रेक्टा है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, एब्सेंट होती है या हाईली रिड्यूस्ड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत सिंपल टाइप में भी आपको टिश्यूज से भी पूछा जा सकता है कि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है वो किससे लाइंड होता है। तो बेसिकली बच्चों प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड होता है, जो कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, लेकिन उसके ऊपर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होती है। ब्रश बॉर्डर्ड का मतलब हुआ सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या हुआ, ब्रश बॉर्डर का मतलब सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल की इंटरनल लाइनिंग में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीसीटी, पीसीटी, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल की इंटरनल लाइनिंग बनी होती है सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन by the human kidney, NaCl is returned to medullary interstitium by the, मतलब मेडुला की जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें कहाँ से रिटर्न होता है, कौन रिटर्न होता है, NaCl। तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि NaCl कहाँ से रिटर्न हो रहा है, असेंडिंग। देखो ये एरो बना हुआ है ना बेटा, ये जो एरो बना है, डायग्राम यदि आप गौर से देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। NaCl बाहर की तरफ निकल रहा है, और ये वाला मैंने ट्यूब कौन सा बताया था, ये बताया था असेंडिंग। क्या बताया था, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। तो यहाँ पर होगा आंसर आपका डी ऑप्शन, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूरिया एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर एनिमल, एलिमिनेटिंग इट वुड बी। देखो यूरिया जो है वो एलिमिनेट होता है, यूरिया से किडनी में क्या बनता है, यूरिन। कहाँ पर बनता है, किडनी में। और यूरिन क्या है, यूरिन डाइल्यूट है, ठीक है, यूरिन लिक्विड फॉर्म में है, डाइल्यूट है ये, और डाइल्यूट है इसका मतलब है इसमें क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो इसमें वाटर बहुत ज्यादा होता है ना। तो क्या डिसएडवांटेज है यूरिया को बनाना, अमोनिया को किस में कन्वर्ट करना, अमोनिया को कन्वर्ट करना यूरिया में, और यूरिया को किस में, यूरिन के फॉर्म में वाटर से बॉडी से बाहर निकालना। इट इज हाईली टॉक्सिक, तो यस इट इज टॉक्सिक, नीड लॉट्स ऑफ वाटर टू बी एलिमिनेटेड। तो फॉरमोस्ट कॉरेंट जो है इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, वो ये है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं जिनको वाटर कंजर्व करना है उन्हें ये बाध्यता हो जाती है, ये बाउंडेशन हो गई कि यदि यूरिया को एक्सपेल आउट करना है तो उन्हें बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर भी क्या करना पड़ेगा, यूरिया के साथ में निकालना पड़ेगा। तो इससे उनका जो सॉल्ट वाटर बैलेंस है उसको कंटिन्यूअसली उन्हें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो यूरिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक ही डिसएडवांटेज है कि बहुत सारा पानी चाहिए यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर टू बी एलिमिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन वेयर यूरिया अक्यूमुलेट्स इन ब्लड इज ग्लाइकोसूरिया, यूरेमिया, कीटोन यूरिया एंड एसिडोसिस। तो यहाँ पर चारों ही टर्म को मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। ग्लाइकोसूरिया वो कंडीशन है जबकि ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट होता है यूरिन में, ग्लूकोज इन यूरिन। यदि किसी कारण से यूरिन में ग्लूकोज निकलना शुरू कर दे तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ग्लाइकोसूरिया। ये बताएगा कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। यूरेमिया क्या कंडीशन है, ब्लड में यूरिया का अमाउंट बढ़ जाना। तो यूरिया इन ब्लड,
इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेमिया। यूरेमिया मतलब यूरिया इन ब्लड। अच्छा, कीटोन यूरिया, तो कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कीटोन बॉडीज बनाते हैं, और कीटोन बॉडीज यदि बॉडी में बनने लगें तो उस पर्टिकुलर डिजीज को हम कीटोन यूरिया कहते हैं। एसिडोसिस, ये हमारा जो पीएच होता है बच्चों, हमारा जो पीएच है वो 7 से लेकर 7.8 होता है, यानी बेसिक जो स्लाइटली न्यूट्रल से स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है। तो हमारा जो मोर ओवर हमारा जो बॉडी का पीएच है वो न्यूट्रल से अल्कलाइन की तरफ होता है। यदि किसी कारण से वो किस तरफ चला जाए, एसिड की तरफ चला जाए, यानी पीएच हमारी बॉडी का ड्रॉप हो जाए, तो उस कंडीशन को हम एसिडोसिस कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछा गया था, यहाँ पर आपको पूछा गया था द कंडीशन वेयर यूरिया अकुमुलेट्स इन ब्लड, दैट पर्टिकुलर जो है कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया। तो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस टॉपिक से, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल द वेरी